नमस्कार मित्रों, आज की इस कक्षा में हम कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 के दूसरे पाठ लाख की चूड़ियों का अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए बिना देरी किए हुए पाठ के सार को जान लेते हैं कि इस पाठ में क्या क्या बताया गया है। लाख की चूड़ियाँ, ये जो कहानी है, यह कहानी कामता नाथ जी द्वारा लिखित कहानी है, जिसमें लेखक ने मशीनों के द्वारा छीनते कारीगरों के रोजगार को तो दर्शाया ही है, साथ ही एक कुशल कारीगर के स्वाभिमान को भी इसमें दिखाया गया है। लेखक बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननिहाल, अपने नाना मामा के घर जाते थे, अपने मामा के पास जाया करते थे और 1-1.5 महीना गर्मी की छुट्टियों में वहीं रहकर आते थे। वहाँ पर मामा के गांव में वहाँ पर एक बदलू नाम का व्यक्ति था। बदलू नाम का व्यक्ति उसे सबसे अच्छा लगता था, चूँकि वह लेखक को लाख की चूड़ियाँ देता था। वह पेशे से मणिहार यानी चूड़ियाँ बनाने वाला था। चूड़ियाँ बनाने वाले को मणिहार बोलते थे। वह लाख की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाया करता था। बदलू का मकान गांव में कुछ ऊंचाई पर था, जिसके सामने नीम का पेड़ था। उसी की बगल में बनी भट्टी, एक किस्म से जो चूल्हा था उसका, जिसमें वो पिघलाया करता था लाख को, वो वहीं पर भट्टी थी। बदलू लाख पिघलाया करता था। लाख को मुंगेरियों पर चढ़ाकर वह उन्हें चूड़ियों का आकार देता था। लेखक अन्य बच्चों की तरह उसे बदलू काका कहते थे, जबकि रिश्ते में, क्योंकि मामा के गांव का था तो मामा लगता था वो, लेकिन बदलू उसे क्योंकि और बच्चे काका कहते थे तो बदलू काका, ये लेखक भी कहता है कि मैं भी उसको बदलू काका बोलता था। आसपास के जो औरतें हैं वो चूड़ियाँ बदलू काका से ही ले जाती थीं। हालांकि वह चूड़ियों के बदले पैसे न लेकर अनाज लिया करता था, परंतु शादी ब्याह के मौक़ों पर वह चूड़ियों का मुँह मांगा दाम लेता था। वह स्वभाव से बहुत ही सीधा था। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी, और वो चिढ़ किस लिए थी, क्योंकि जब कांच की चूड़ियाँ लोग पहनते थे तो लाख की चूड़ियाँ नहीं खरीदते थे। वह किसी महिला की कलाई पर कांच की चूड़ियाँ देखकर गुस्सा हो जाता था। वह बचपन में लेखक से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता था। लेखक उसे बताता कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। वह लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियों के अलावा गाय के दूध की मलाई तथा आम की फसल के समय आम खाने को दिया करता था। लेखक कहते हैं कि मेरे पिता की बदली दूर शहर में होने के कारण लेखक 8-10 वर्षों तक गांव न जा सका। वह लगभग 8-10 साल के बाद गांव गया। अब बड़ा होने पर उसे इसमें कोई रुचि नहीं थी। लेखक ने देखा गांव की सभी स्त्रियां अब कांच की चूड़ियां पहनने लगी थीं। एक दिन उसके मामा की लड़की फिसल कर गिर गई और कांच की चूड़ियों के चुभने से उसकी कलाई में घाव हो गया, जिसकी पट्टी लेखक को कराने जाना पड़ा। इस घटना से लेखक को बदलू का ध्यान आ गया, बदलू की याद आ गई। वह बदलू से मिलने उसके घर गया। आज भी वह उसी नीम के पेड़ के नीचे चारपाई बिछाकर लेटा था। बदलू काका का शरीर बूढ़ा हो चुका था, उसे खांसी भी थी। बदलू ने लेखक को पहचाना नहीं। तब लेखक ने उसे अपना परिचय दिया, जिससे लेखक ने उसे पहचाना। बदलू की लाख की चूड़ियों का काम बर्बाद हो गया था। उसकी गाय भी बिक चुकी थी। बदलू काका ने लेखक को बताया कि आजकल सभी काम मशीन से होने लगे हैं। बदलू कांच की चूड़ियाँ, मशीनी कांच की जो चूड़ियाँ हैं, लाख की चूड़ियों से अधिक सुंदर होती हैं। इसी बीच बदलू की बेटी रज्जो डलिया में आम लेकर के वहाँ पर आ गई, और लेखक की दृष्टि रज्जो की कलाई पर सुंदर लग रही लाख की चूड़ियों पर गई। यह देख बदलू ने लेखक को बताया
कि यही उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है चूड़ियों का, जिसे उसने जमींदार की लड़की के ब्याह के लिए बनाया था। जमींदार इस जोड़े के 10 आने दे रहा था। इस दाम पर बदलू ने उसे चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया और शहर से लाने को कह दिया। बदलू की इस बात में लेखक ने उसका स्वाभिमान देखा। तो ये था कविता, ये जो कहानी का सार। और अब हम इसमें लाख की चूड़ियाँ जो है, इस पाठ पर, इस कहानी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जो कि कहानी से ही हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो देखिए उत्तर, लेखक बचपन में बड़े चाव से अपने मामा के गांव जाता था। इसका मुख्य कारण था गांव में बदलू नाम का एक व्यक्ति, जो लेखक को लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बनाकर देता था और लेखक को यह रंग बिरंगी गोलियां बहुत ही अच्छी लगती थी। लेखक बदलू को मामा न कहकर काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहकर बुलाते थे। तो ये उत्तर आपकी समझ में आया होगा। दूसरा है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो मित्रों, इसमें बताया गया है कि वस्तु विनिमय पद्धति का अर्थ है किसी वस्तु के बदले में वस्तु देना। जैसे बदलू गांव की स्त्रियों को चूड़ियां पैसे में ना देकर अनाज के बदले में देता था। आज के समय में वस्तु विनिमय पद्धति समाप्त हो चुकी है। आज के समय में वस्तु विनिमय की सबकी जो प्रचलित पद्धति है वो धन है, रुपया है। मित्रों, पहले क्या होता था, गांव में पैसा नहीं होता था, धन की कमी होती थी। तो गांव में क्या करते थे, किसी चीज़ से कुछ, किसी व्यक्ति से कोई चीज़ लेनी है तो उसके बदले उसे दूसरी वस्तु दे देनी है। कुछ चीज़ लो, कुछ चीज़ दो। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं जब पढ़ाई करता था तो मैं गांव के कुछ बच्चों को पढ़ाता था। गांव में बैठा करके कुछ बच्चों को पढ़ाया करता था। तो लोग पैसे के बदले मुझे कुछ खाने पीने की वस्तुएं, घर के लिए आटा, चावल, गुड़ वगैरह, तो वो दिया करते थे। तो ये वस्तु विनिमय हुआ। आगे चलते हैं। प्रश्न है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? तो मित्रों, लेखक ने अपने कथन में मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए ये कहा है। इसमें बदलू जैसे हस्तशिल्पियों, जो हाथ के शिल्पी थे, हाथों से बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाते थे, उनके मन के दर्द को व्यक्त किया। इस मशीनी युग में हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित वस्तुओं की मांग व खपत कम हो जाने से वो बेरोजगार हो गए, रोजगार उनको नहीं मिल पा रहा है और वो असहाय हो गए हैं, जिससे कि उनकी आजीविका अच्छे ढंग से नहीं चल पा रही है। लेखक लघु उद्योग में काम करने वाले लोगों की असीम पीड़ा को यहाँ पर व्यक्त करते हैं। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी? तो मित्रों, गांव में लाख की जो चूड़ियों का चलन समाप्त हो जाने, खत्म हो जाने तथा बदलू के बेरोजगार हो जाने की व्यथा लेखक से न छिपी रह सकी। अगला प्रश्न है कि मशीनी युग में बदलू के जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्या बदलाव आया? मशीनी युग में बदलू के जीवन में नीरसता आ गई। मशीनों से बनी वस्तुओं के प्रचलन से बदलू के साथ साथ बहुत से लोग बेरोजगार हो गए। बदलू के हाथ की बनाई लाख की चूड़ियों को खरीदने वाला अब गांव में कोई ना रह गया। अर्थात सभी स्त्रियां अब मशीनों से बनी हुई कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी। इससे बदलू दिन भर प्राय खाली ही बैठा रहता था। उसके जीवन में जोश, उत्साह नित प्रति समाप्त होता गया। प्रश्न है कहानी से आगे। ये तो कहानी से प्रश्न थे। अब कहानी से आगे की बात करते हैं कि कहानी से रिलेटेड, कहानी में से नहीं है, उन प्रश्नों को हमने यहाँ पे देखना है। प्रश्न है, आपने मेले, बाजार आदि में हाथ से बनी हुई चीज़ों को बिकते देखा होगा, सभी ने देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए।
मित्रों, आप अपने विषय में इसको लिख सकते हैं कि आपने ऐसा कुछ किया है। तो मैं तो यहाँ एक उदाहरण रूप में आपको उत्तर दूंगा, आप अपने विचार इसमें लिख सकते हैं। मैंने मेले में जूट से बना हुआ सामान देखा था। उस समय कई प्रकार की आकृतियां भी थीं, जैसे देवी देवताओं की आकृतियां, फिर छोटे बड़े सुंदर सुंदर थैले। मेरा मन उनकी ओर आकृष्ट हुआ। मैंने इस प्रकार के सामान बेचने वालों से इस काम के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा कि यह काम थोड़ा कठिन जरूर है, किंतु असंभव नहीं है। मैंने कुछ जूट ली, उसकी रस्सियां बनाई। तो मैंने भी ये बचपन में थोड़ा बहुत करके देखा था। तो उनमें कुछ रंग किया, फिर उन रस्सियों से गणेश जी का मुख बनाने का प्रयास किया, किंतु बाद में मुझे इस काम के लिए कारीगर से मार्गदर्शन लेना पड़ा। आज मैं छोटे छोटे जूट के बैग व अन्य सामान बना सकता हूँ। अगला प्रश्न है मित्रों, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? आज भी लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बन सकती हैं? तो लाख की वस्तुओं का निर्माण जो है भारत में राजस्थान के जयपुर नगर में सर्वाधिक होता है। लाख से बहुत सी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त खिलौने भी बनाए जाते हैं। घर सजाने का सामान लाख से बनाया जाता है और लाख से सुंदर आभूषण भी बनाए जाते हैं। अनुमान और कल्पना पे आधारित प्रश्न हमारे पास है। पहला प्रश्न है, घर में मेहमान आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? आपके घर में मेहमान आया, आप उसका स्वागत कैसे करेंगे, सत्कार कैसे करेंगे? घर में मेहमान के आने पर हम उसका अतिथि सत्कार अत्यंत सम्मानपूर्वक करेंगे। उसे आदर भाव से घर में बैठाएंगे, अत्यंत विनम्र भाव से उसे जलपान कराएंगे और उसके साथ बैठकर बातें करेंगे। वेदों में भी अतिथि को भगवान का रूप माना गया है। अतिथि देवो भव। अतिथि के आने पर हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे उसे असुविधा या कष्ट हो। प्रश्न है, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है? तो मित्रों, आपको जिसके घर जाना अच्छा लगता हो छुट्टियों में, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और आजकल के बच्चे तो ज़्यादा कहीं जाते नहीं हैं, ज़्यादातर उनको होमवर्क इतना मिल जाता है कि वो होमवर्क में ही लगे रह जाते हैं। लेकिन किसके घर जाना अच्छा लगता है? मुझे किसके घर जाना अच्छा लगता था, मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे छुट्टियों में अपनी मौसी के घर जाना अच्छा लगता है, क्योंकि मौसी का बेटा मेरी ही कक्षा में पढ़ता है। मैं नगर में रहता हूँ, किंतु मेरी मौसी गांव में रहती है। वहाँ की दिनचर्या यहाँ से बिल्कुल अलग है। वहाँ नगर की भांति टीवी के कार्यक्रम नहीं आते। इसके अतिरिक्त वहाँ के लोग प्रातः उठकर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। प्रातः सभी अपने अपने पशुओं को चारा डालते हैं और उनका दूध निकालकर नगरों को भेजते हैं। वहाँ प्रतिदिन घर का बना ताज़ा मक्खन खाने को मिलता है। गांव में कई कई घंटे बिजली भी नहीं आती, जिससे गांव के लोगों को अपने खेतों में पानी देने में असुविधा होती है। संध्या के समय भी सभी लोग अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं। कुछ लोग चौपालों में बैठकर बातें भी करते देखे जाते हैं। ऐसा नगरों में नहीं होता है। प्रश्न है हमारे पास कि मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए हैं, आए दिन आते रहते हैं, और आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण लिखिए। तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं। मशीनी युग में छोटे बड़े उद्योगों में अत्यधिक परिवर्तन आए हैं। अब देखिए, मेरे स्कूल के मार्ग में लकड़ी से बनाई जाने वाली वस्तुओं की एक दुकान थी। वहाँ पर मकानों के दरवाजे व फर्नीचर बनाया जाता था। पहले वहाँ पर हाथ से काम किया जाता था, तो उसके लिए बहुत से लकड़ी का काम करने वाले कारीगर काम करते थे। वहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। किंतु अब लकड़ी को चीरने के लिए, उसको रंधा करने के लिए, सुराख उसमें छेद करने के लिए सब मशीनें आ गई हैं ना। तो अब लकड़ी को चीरने, रंधा लगाने, सुराख करने की मशीनें आ गई हैं।
अब उस लकड़ी की दुकान पर बहुत कम कारीगर दिखाई देते हैं। हाथ से काम करने की अपेक्षा सारा काम मशीनों से किया जाता है। एक मशीन दिन भर में कई कारीगरों से भी अधिक काम करती है। मशीनों द्वारा बनाए गए सामान में सफाई अधिक है और काम जल्दी हो जाता है। अब 20 लोगों का काम केवल 6-7 लोग ही कर देते हैं। इस प्रकार मशीनी युग में काम जल्दी और बढ़िया तो होता है, परंतु बहुत से कारीगर बेरोजगार हो जाते हैं, रोजगार समाप्त हो जाता है, रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता है। अगला प्रश्न है, बाजार में बिकने वाले सामानों की डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। चर्चा का विषय है तो इसमें आप बातचीत कर सकते हैं। हम उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, बाजार में अनेक प्रकार के सामान बिकते हैं। आज का युग मशीनी युग है, इसलिए हर दिन वस्तुओं के डिजाइनों में परिवर्तन किया जा रहा है। कपड़ों का ही उदाहरण ले लीजिए आप। बाजार में प्रतिदिन पहनने वाले कपड़ों के डिजाइन में ग्राहक की सुविधा एवं रुचि के अनुसार परिवर्तन किया जाता है और उनके रंगों में भी परिवर्तन किया जाता है। इसी प्रकार मनोरंजन के सामान के डिजाइन में भी परिवर्तन किया जाता है। मोबाइल फ़ोन के भी नए नए डिजाइन आ गए हैं जो कि बहुत ही आकर्षक और सस्ते भी होते जा रहे हैं। प्रश्न है, हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। देखिए, आज हमारे रहन सहन, खान पान, कपड़ों में काफ़ी बदलाव आ रहा है। इस विषय में हम अपने अध्यापक, अध्यापिका, माता पिता से बात करके उसके पक्ष विपक्ष में कह सकते हैं। कहने का भाव यह है कि बड़ों से बातचीत करके ही इस विषय के बारे में चर्चा की जा सकती है। बड़ों से बात करने पर पता चलता है कि कुछ इस बदलाव के पक्ष में है तो कुछ इसके विपरीत हैं। बड़ों से बात करके हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि कुछ बड़े लोग इस बदलाव से खुश हैं। वे बदलते युग में रहन सहन आदि के बदले हुए तौर तरीकों को सहज में ही अपना रहे हैं, किंतु कुछ लोग जो परंपराओं में विश्वास रखते हैं, रूढ़िवादी विचारों वाले हैं, वे इस बदलाव को पसंद नहीं करते हैं। वे इस बदलाव को स्वीकार भी नहीं करना चाहते, किंतु युवा पीढ़ी के लोग समाज में होने वाले हर बदलाव को खुशी से स्वीकार करते हैं। वे उन लोगों को भी अच्छे से समझते हैं जो बदलाव के साथ साथ अपने आप को बदल रहे हैं, किंतु हमारा विचार है कि सभी बदलाव पूर्णतः सही नहीं है और पुराने रहन सहन, खान पान के तरीके भी पूर्णतः बुरे नहीं हैं। अतः हमें हर अच्छे बदलाव को अपनाना चाहिए। भाषा की बात कर ली जाए, कुछ भाषा के प्रश्न इसमें हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है और ये जो पाठ है परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और अभी उत्तराखंड में जो मासिक परीक्षा होनी है अगस्त 2022 की, वो इसी पाठ से होनी है हिंदी में, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्रश्न है, बदलू को किसी बात से चिढ़ती तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता है जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियां बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती हैं। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग्य में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्रित कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या लिखिए। देखिए, प्रथम पंक्ति में लेखक ने बदलू मणिहार की मनोदशा का चित्रण किया है। लेखक कहता है कि बदलू संसार भर में कांच की चूड़ियों से चिढ़ता था। यहाँ कांच की चूड़ियाँ मशीनी युग का प्रतीक है। इस बात से उसके हृदय को बहुत चोट पहुँचती है। अब बात करते हैं दूसरी पंक्ति की। दूसरी पंक्ति में मशीनी युग पर व्यंग किया गया है। मशीनों ने बहुत से कारीगरों को बेरोजगार कर दिया है। आजकल लोग सुंदरता के पीछे भागते हैं, वे मजबूती की ओर ध्यान नहीं देते हैं। प्रश्न है, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति
स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे कि लला, रज्जो, आम, कांच, गाय इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा जैसे कि चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि। और भाववाचक संज्ञा जैसे कि सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और न आकार, वजन, परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखनी है हमें। तो अब हम पाठ से चुन लेते हैं। जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है वह है बदलू, लाला, रज्जो, जनार्दन। और जातिवाचक संज्ञा है चूड़ियाँ, स्त्रियाँ, कांच, सड़क, लाख, मशीन, चारपाई, गोलियाँ। और भाववाचक संज्ञा हमारे पास आ गई पढ़ाई, सुंदरता, व्यथा, प्रसन्नता। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब एक प्रश्न हम और बात कर लेते हैं कि गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त, समय को बखत कहता है। और उम्र, वय को, आयु को उमर कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ, अर्थ में नहीं। देखिए हमारे पास कुछ शब्द हैं, जैसे कि आप देखिए शब्दों मर्द, मर्द बोला है, मर्द मर्द को बोला जाता है। डोलची बोला है, डोलची डलिया को बोला जाता है। समय यहाँ पर बखत बोल दिया है। मछिया चौकी, अंजुल हथेली। और फवना जो है अच्छी लगना, चूड़ियाँ फव रही हैं मतलब अच्छी लग रही हैं। दुनिया संसार, आलम जगत। और औलाद संतान, गम मायूसी, रंज दुख। तो इस तरह के शब्द लिखे जा सकते हैं। अब मित्रों कभी कभी परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर आते हैं, मतलब आपको प्रश्न है और उसके 4 उत्तर दिए हैं, तो उनको आप सही उत्तर कैसे उसमें छांटेंगे, उसको बोलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। ठीक है। लाख की चूड़ियां पाठ के लेखक का क्या नाम है, जैसे ये पहला प्रश्न है। अब यहाँ पे नाम दिए हैं, देखिए नाम दिए हमारे पास अरविंद कुमार सिंह, कामता नाथ, हरिशंकर प्रसाई और भगवती चरण वर्मा। तो हमने शुरू में ही बताया इसका जो आंसर है वह है कामता नाथ। कामता नाथ ने ये कहानी लिखी है लाख की चूड़ियाँ। प्रश्न अगला हमारे पास है, बदलू काका लेखक को क्या बनाकर देता है था। बदलू काका लेखक को जब बचपन में क्या बनाकर देता था? खिलौने बनाकर देता था, वस्त्र बनाकर देता था, रंग बिरंगी गोलियां बना के देता था, या पुस्तकें? तो रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था। सी वाला ये जो है सही हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है हमारे पास, गांव के बच्चे बदलू को किस नाम से पुकारते थे? 4 उत्तर हमारे सम्मुख हैं। बदलू भैया, बदलू मामा, बदलू अंकल, बदलू काका। तो आप समझ गए होंगे सही उत्तर है बदलू काका। बदलू काका डी वाला सही है। प्रश्न है, बदलू काका किस धातु की चूड़ियां बनाता था? वो लाख की चूड़ियां बनाता था, चांदी की बनाता था, सोना की बनाता था, तांबा की बनाता था। सबको मालूम है लाख की चूड़ियां, पाठ का नाम है लाख की चूड़ियां, तो लाख की चूड़ियां वो बनाता था। प्रश्न है, मंगेरियां बदलू के किस काम आती थी? लाख पिघलाने में, चूड़ियों को गोल करने में, चूड़ियों को सुंदर बनाने में, या चूड़ियां रंगने में? तो उत्तर हो जाएगा गोल करने में। उनमें फंसाता था चूड़ियों को, फिर उनको गोल करता था। तो बी वाला उत्तर सही होगा, चूड़ियों को गोल करने में। प्रश्न है, बदलू बेलन पर चूड़ियां चढ़ाकर उसे किस दृष्टि से देखता था? नववधू की बाजू की भांति, नववधू की गर्दन की भांति, नववधू के पैरों की भांति, और नववधू की आंखों की भांति। तो ये समझ गए होंगे आप, क्योंकि बाजू में पहनते हैं चूड़ियाँ, तो बाजू की भांति ए वाला इसका सही हो जाएगा, वरवधू की बाजू की भांति। प्रश्न है, बदलू चूड़ियों के बदले में लोगों से क्या लेता था? रुपये लेता था, वस्त्र लेता था, अनाज लेता था, या सोना लेता था? तो वस्तु विनिमय चलता था और अनाज लेता था। सी वाला सही होगा।
चूड़ियाँ देता था, उसके बदले में अनाज लेता था। प्रश्न है, बदलू को किससे अत्यधिक चिढ़ थी? लोहे की चूड़ियों से, कांच की चूड़ियों से, सोने की चूड़ियों से, चांदी की चूड़ियों से। तो समझ गए होंगे, कांच की चूड़ियों से उसे चिढ़ थी। तो बी वाला सही हो जाएगा, कांच की चूड़ियों से। प्रश्न है, बदलू के अनुसार कहाँ की औरतें मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं? कहाँ की औरतें? गांव की औरतें? नहीं भाई। कस्बे की औरतें? नहीं भाई। नगर की औरतें? फेरी वालों की औरतें? तो ये हो जाएगा नगर की औरतें। नगर की औरतें, शहर की औरतें हाथ पकड़ के घूमती है मर्दों का। तो ये सही हो जाएगा उत्तर। प्रश्न है, बदलू काका लेखक की खातिर कैसे करता था? खातिर के मतलब कैसे सम्मान करता था? गाय के दूध की मलाई से, बढ़िया पकवानों से, मिठाई से, सूखे मेवों से। तो गाय के दूध की मलाई से, उसके पास गाय थी, उसकी मलाई खिलाता था वो जब बचपन में लेखक को, कामतानाथ जी को। ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखक एक लंबी अवधि तक मामा के गांव में क्यों नहीं गया? बहुत दिनों बाद गया। बीमारी के कारण, पिता की बदली दूर होने के कारण, परीक्षा के कारण, जान बूझकर। तो पिता की बदली दूर होने के कारण, बी वाला सही होगा मित्रों। ठीक है। प्रश्न है, लेखक ने बदलू काका को अपना नाम क्या बताया था? तो क्या नाम बताया था? रमेश बताया था, नरेश बताया था, ज्ञानेश्वर बताया था, या जनार्दन बताया था? तो लास्ट वाला जनार्दन ये सही है। ठीक है, जनार्दन, डी वाला सही है इसका उत्तर। जब लेखक बदलू काका से लंबी अवधि के बाद मिलने गया तो वह किस बीमारी से पीड़ित था? क्या बीमारी हो गई थी उसको? दमा, फसली खांसी, मलेरिया, निमोनिया। तो उसको जो बीमारी हुई थी वो फसली खांसी की बीमारी हुई थी। खांसी उसको बहुत ज़्यादा थी। प्रश्न है, बदलू काका की बेटी का क्या नाम था? वो उसके लिए आम लेके आई थी डलिया में। लाजो, रानी, रज्जो, कमलेश। तो शायद उसका नाम रज्जो था। तो शायद सी इसका उत्तर कर लेते हैं। सी इसका उत्तर हो गया, रज्जो, बिल्कुल सही है। बदलू ने अपनी गाय क्यों बेच दी? उत्तर है, काम बंद होने के कारण, गाय की संभाल भली भांति न होने के कारण, वह बीमार थी, उसने दूध देना बंद कर दिया था। तो क्यों बेच दी? काम बंद होने के कारण, क्योंकि कोई भी काम नहीं था तो वो गाय को क्या खिलाएगा। प्रश्न है कि रज्जो ने चूड़ियों का जो जोड़ा पहना हुआ था वह किसके लिए बनाया गया था? लेखक की माता के लिए, जमींदार की बेटी के लिए, लेखक की पत्नी के लिए, या स्कूल अध्यापिका के लिए? उत्तर हो जाएगा जमींदार की बेटी के लिए। और वो जमींदार की बेटी को उसने नहीं दिए। क्यों नहीं दी वो चूड़ियाँ? क्योंकि जमींदार उसके बहुत कम पैसे दे रहा था, 10 आने में सारी चूड़ियाँ लेना चाहता था। लेकिन बदलू उतने कम पैसे में अपनी चूड़ियाँ, इतनी अच्छी चूड़ियाँ नहीं देना चाहता था। अंत में उसने वो अपनी बेटी को चूड़ियाँ पहना दी थी, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। जब लेखक ने उनको देखा तब पूछा था बदलू काका से कि ये चूड़ियाँ कहाँ बनाई थी, तब बदलू काका ने बताया जमींदार की बेटी के लिए बनाई थी, पैसे कम दे रहा था लेकिन मैंने उसको नहीं दी, मेरा भी कुछ स्वाभिमान है। तो ये था हमारी जो पाठ है लाख की चूड़ियाँ के प्रश्नोत्तर। और प्रश्नोत्तर बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। परीक्षा में, जो कि उत्तराखंड में अभी मासिक परीक्षा होनी है अगस्त की, उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो आप इनको पढ़िएगा, सफलता प्राप्त करिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सफलता प्राप्त करें, इस वीडियो की मैं यहीं पे समाप्ति करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।